एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमारे चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब बारी आती है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के हमारे इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब आपको जो है टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास जिंक, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑक्सीजन। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिससे कि आप थिन शीट्स बना सकते हो। अब अगर आप इन चारों ही ऑप्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 में से हमारे पास 3 ऑप्शंस ऐसे हैं, कौन कौन से, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, जो कि क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जो कि नॉन मेटल्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इस चैप्टर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो हमने नॉन मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि हमारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, काफ़ी ब्रिटल होते हैं, यानी कि कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, है ना। और अगर आप ज़रा सा भी नॉन मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो तुरंत ही ये अपने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। या अगर आपने ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दिया है, यानी कि आपने इनको हैमर से स्ट्राइक किया है, तो ये बिल्कुल जो है ना अपने पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है अपने नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। वहीं हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर हार्ड। कितना भी उनको हैमर से जो है ना आप स्ट्राइक कर लो, हमारे जो मेटल्स हैं वो टूटते नहीं हैं। यूजुअली हमारे दिमाग में यही कंसेप्ट होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो डेफिनेटली टूटेगी। मेरे पास ये पेन है, ये स्क्रीन है, अगर मैंने इसको हैमर से स्ट्राइक किया है तो डेफिनेटली जो है ना ये चीज़ें टूट जाएंगी। लेकिन जब हमारे मेटल्स आते हैं, जब बात आती है हमारे मेटल्स की, तो हमारे मेटल्स इतने आसानी से टूटते नहीं हैं। इनफैक्ट लगातार अगर आप उनके ऊपर हैमर से जो है ना स्ट्राइक करते जाओगे, हथौड़े से वार करते जाओगे, तो हमारे जो मेटल्स हैं टूटने की बजाय वो फ्लैट होते जाएंगे। और फ्लैट होते होते अल्टीमेटली उस मेटल की जो है ना आपके पास क्या आ जाएगी, एक पतली शीट आ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप मेटल के ऊपर क्या कर रहे हो, हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो, तो टूट तो वो रहा नहीं है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। चेंज क्या होगा कि वो फ्लैट होता जा रहा है, वो चपटता जा रहा है, और चपटते चपटते अल्टीमेटली आपके पास एक थिन शीट आ जाएगी उस पर्टिकुलर मेटल की जिसके ऊपर आप हैमर से स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। और हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, इसलिए आर मेटल्स आर मेलिएबल। तो इस सवाल का बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। हमसे बस यही पूछा था कि किस ऑप्शन से आप जो है ना थिन शीट्स बना सकते हो। तो भाई थिन शीट्स हम तभी बना सकते हैं जब हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, और इस फोर्स या प्रेशर के साथ हमारे पास जो भी एलिमेंट हमको दिया गया है वो टूटे ना। अगर वो चीज़ टूट गई, अगर हमारे पास जो एलिमेंट है जिससे हमको थिन शीट्स बनानी है, और अगर उस एलिमेंट के ऊपर हमने एक बार हैमर से स्ट्राइक किया है, एक बार से ही क्या हुआ, वो चीज़ अगर एलिमेंट टूट गया, तो टूटने के बाद कैसे आप उससे थिन शीट बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर थिन शीट्स बनवानी है तो डेफिनेटली आपको क्या लेना पड़ेगा, एक मेटल लेना पड़ेगा। और मेटल कौन है भाई, मेटल है हमारे पास ऑप्शन ए जिंक। क्लियर हो गया। फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वैसे भी नेचुरली नेचर में जो है ना अपने गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनसे जो है थिन शीट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे, और ये मेलिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए जिंक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या, कि सभी मेटल से जो है ना आप वायर्स ड्रॉ कर सकते हो, वायर्स बनवा सकते हो। तो क्या सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये वाला स्टेटमेंट तो
सिरे से गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मेटल्स जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि हमारे नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। भाई अगर आप किसी चीज़ से वायर बनाना चाहते हो तो वायर कैसे बनेगा? आपको जो है ना उस चीज़ को स्ट्रेच करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप किसी नॉन मेटल की बात करते हो तो नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ज़रा सा भी आप इनको फोर्स अप्लाई करके इनको खींचोगे, इनको स्ट्रेच करोगे, ये वहीं टूट जाएंगे। और अगर कोई चीज़ टूट गई, नॉन मेटल टूट गया, तो फिर आप उससे वायर्स कैसे बना सकते हो? तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, इनसे वायर आप बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि स्ट्रेच करोगे तो वहीं टूट जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑप्शन सी क्या है? थर्ड स्टेटमेंट कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉमनली मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपको एक जैसा समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल, ऑप्शन सी में भी यही बोल रहे हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। लेकिन डिफरेंस कहाँ है इन दोनों वर्ड्स में? जनरली और ऑल में, है ना। मेटल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि सभी के सभी मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं सब डक्टाइल होते हैं। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि जनरली, अधिकतर, कॉमनली हम बोलते हैं कि मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन डी क्या है? सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो ऐसा भी नहीं है, हमारे नॉन मेटल्स डक्टाइल होते ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत है। तो बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचा है क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ऑप्शन आप सही चूज करोगे? मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या? आपका ऑप्शन सी। क्यों? इसलिए क्योंकि हम देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमारे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर कहीं आपको जो है ना एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी हमने जो है ना कई सारे एक्सेप्शंस देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स के लिए हमने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया है कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। वहीं हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको ईजिली नाइफ से कट कर सकते हो, है ना। कहाँ तो हम लोहे की या एल्यूमिनियम की या कॉपर की जो है ना शीट्स बनवा रहे हैं, उनके ऊपर हथौड़े से स्ट्राइक कर करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको स्ट्रेच करा करके जो है ना हम उनके वायर्स बना देते हैं। वहीं हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम है जो कि इतने आसानी से कट जाते हैं, जैसे कि आप किसी नाइफ से वैक्स को या मोम से काटो, या नाइफ से जो है ना आप किसी मोम को काटो, या जो आपके पास सोप वगैरह होता है उसको आप नाइफ से काटो, कितने आसानी से कट जाते हैं ना। ऐसे ही सोडियम एंड पोटेशियम भी आसानी से नाइफ से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हुआ हमारे पास। नॉन मेटल्स के लिए हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नॉन मेटल्स को फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनसे क्या पास हो रहा है, हीट पास हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो आगे जाने ही नहीं देते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, अपने पास ही रोक करके रख लेते हैं। ठीक है, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं इसमें भी हमने एक एक्सेप्शन देखा था, किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन से ही बना है। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल है। तो कार्बन से ही बना जो ग्रेफाइट है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद हो तो हमने एक सिमुलेशन देखा था। इस सिमुलेशन में हमने जो है ना एक इलेक्ट्रिकल सेटअप तैयार किया था, एक बल्ब लगा था, एक स्विच लगा था, एक बैटरी लगी थी, है ना। तो वो जो आपके पास सर्किट था वो कंप्लीट था, क्योंकि उसमें स्विच भी है, बैटरी भी है, और आप बोलते हो कि बल्ब भी है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, बैटरी से जो है ना करंट निकलेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता। इसी सर्किट में हमने क्या किया था? पेंसिल की जो लेड होती है, जो कि पेंसिल की जो नोक होती है, जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है, वो हमने इस सर्किट में जो है ना आप बोल सकते हो कि अटैच कर दी थी। तो पेंसिल की उस लेड को अटैच करने के बाद भी जो करंट है वो सर्किट में फ्लो हुआ और बल्ब जो है ग्लो करा। क्यों ग्लो करा? कहने को तो हमने कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है, उसी से बना जो ग्रेफाइट है वो हमने लगाया था। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट लगाने के कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, बल्ब को ग्लो नहीं करना चाहिए था, लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो हुआ। क्यों ग्लो हुआ? क्योंकि ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। नॉन मेटल से बना होने के बावजूद, ग्रेफाइट खुद एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलरली डायमंड, वो भी बना होता है किसका? कार्बन का, फॉर्म होता है कार्बन का, लेकिन वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, तो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे ही आपके पास। तो इसीलिए आप जो है जनरली वाला टर्म जो है ना यूज करोगे तो बेटर होगा, कि आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दो। यहाँ मेटल्स क्या होते हैं? जनरली डक्टाइल होते हैं।
अब अगर उस चीज़ में एक्सेप्शन है तो वो बना रहे, भले ही आपको वो एक्सेप्शन ना पता हो, लेकिन आपको ये जो सवाल है ना ये गलत नहीं होगा अगर आप ऑप्शन ए पे टिक कर देते। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे ही स्पेशली जब MCQs हम सॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें क्वेश्चन रीड किया और उनको पहला वाला ऑप्शन जो है ना सही लगा तो वो पहले वाले को ही टिक करके आ जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस को वो पढ़ते ही नहीं है। तो ये कभी नहीं करना है, ऑप्शंस आपको सभी पढ़ने हैं, भले ही आपको ये समझ में आ रहा हो कि इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन ए में ही छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट सारे पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन ए को देख के हमको लग सकता था कि नहीं हो सकता ये वाला जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब है वो डेफिनेटली ऑप्शन ए होगा कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नहीं, हमें एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने खुद ने कुछ एक्सेप्शंस के ऊपर बात करी है, तो इसलिए हमेशा एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दो और उस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था ना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हाँ, अगर इस सवाल में ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं होता, जनरली वाला दिया ही नहीं होता, तो फिर आप ऑल वाला जो है ना ऑप्शन टिक मार्क कर सकते थे, लेकिन दिया है तो फिर जनरलाइज स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो। चलो, फिर इसके बाद में अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ गैप्स दिए गए हैं उनको आपको फिल करना है। ऑप्शन ए क्या है, सबसे पहले फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको कि फॉस्फोरस एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि हम इसको एयर में जो है ना एक्सपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयर में होती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ हमारा जो फॉस्फोरस है वो रिएक्ट कर जाएगा और आग पकड़ लेगा, है ना। इसीलिए फॉस्फोरस को हमें पानी में डुबो के रखना पड़ता है ताकि इसका जो कॉन्टैक्ट है एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन से वो टूट जाए और ये आग ना पकड़े। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ऑप्शन बी क्या है कि मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो बेसिकली मेटल्स के बारे में हमको पता है कि ये क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर आप किसी मेटल से हीट को पास करवाना चाहोगे, कंडक्ट करवाना चाहोगे, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना चाहोगे, तो मेटल्स जो है हीट को ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए हम मेटल्स ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये लिया मेटल और इसके यानी कि मेटल का यूटेंसिल, ठीक है, उसके नीचे आपने क्या किया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब इस फ्लेम से क्या होगा, जो आपका बर्तन होगा, यूटेंसिल होगा, वो गर्म हो जाएगा। अब इस गर्म बर्तन के ऊपर आप सपोज कोई भी फूड आइटम रखोगे कुक करने के लिए, पकाने के लिए, तो क्योंकि हमारा मेटल जो है इस जलती हुई फ्लेम के कारण गर्म हो गया है, तो अब ये मेटल क्या करेगा, जो इसके पास हीट आई है, इसी हीट को वो क्या करेगा, इस फूड आइटम को ट्रांसफर कर देगा, कंडक्ट करा देगा। तो आपका जो फूड आइटम है वो इस हीट के कारण जो है कुक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो है ना बर्तन लिया और उसको आपने हीट करवाया, तो बर्तन ने क्या किया, खुद तो हीट हुआ लेकिन आगे हीट उसने कंडक्ट नहीं करी, जो उसके ऊपर फूड आइटम रखा था उसको जो है ना हीट नहीं पहुंचाई। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बर्तन किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और मेटल्स हमारे क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इसलिए क्या हुआ कि जब आपने मेटल को गर्म करा, यानी कि बर्तन को जब आपने गर्म किया, तो बर्तन ने क्या किया, इस हीट को आगे ट्रांसफ़र किया, यानी कि खाने तक पहुंचाया, और उसी हीट से आपका जो खाना है वो कुक हो गया, पक गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के जो भी वायर्स होते हैं, उन सभी में कॉपर मेटल का यूज़ किया जाता है। क्यों? इनफैक्ट जो हमारे घरों के बाहर जो है नो हैवी ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह जाती हैं, जिसमें मोटे मोटे तार होते हैं, कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम मेटल को जो है ना यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि दोनों मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारे मेटल्स, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने में हमारे मेटल्स हेल्प करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब थर्ड क्या है कि आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आयरन
डैश रिएक्टिव है कॉपर से, कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं और उन सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, हर चीज़ के साथ जो है ना रिएक्शन में आगे होते हैं, एसिड के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। वहीं कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा कम ही रहता है, ज़्यादा उछलते नहीं है वो, तो उनको हम इनर्ट मेटल्स कहते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बीच में भी एक कैटेगरी आती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे मेटल्स जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना बहुत ही इनर्ट होते हैं, बीच में उनकी कहीं रिएक्टिविटी जो है ना लाया करती है। तो इन सभी मेटल्स को हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। और जैसे जैसे आप वर्टिकल कॉलम में नीचे जाते जाओगे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वर्टिकल कॉलम के सबसे ऊपर जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होंगे और वर्टिकल कॉलम के सबसे नीचे जो मेटल्स आएंगे वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो ये जो आपने अरेंजमेंट किया है मेटल्स का वर्टिकल कॉलम में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो हम सबको पता है कि जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, कॉपर के ऊपर आता है। कॉपर के ऊपर आने का मतलब क्या है कि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी आपको कम दिखाई देगी। तो अगर कोई मेटल किसी मेटल के ऊपर है, इसका मतलब क्या कि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। तो आयरन क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है कॉपर के, इसलिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, फिर इसके बाद में मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस। मैंने आपको एक जनरल या बेसिक इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, आपके पास एक मेटल है, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस बेसिक इक्वेशन को, इस तरह की हमने 3-4 बेसिक इक्वेशंस पढ़ी है ना, कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ कैसे करते हैं, एसिड के साथ कैसे करते हैं, या बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक इक्वेशंस हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं और आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और हम बोलते हैं कि कौन सी वाली गैस, गैस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको आप फिल करोगे। चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। ये स्टेटमेंट सही है ना, सोडियम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, फटाक से इसके सामने ट्रू लिख दो, टी लिख दो, है ना। थर्ड क्या है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये बात तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ आता है, कॉपर के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या कि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक क्या है, ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा ताकतवर है, किससे, कॉपर से। तो अगर आपके पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और अगर उसके सामने कॉपर आ गया तो कॉपर जिंक सल्फेट में जिंक को देखेगा और सोचेगा कि यार काश मैं इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता तो मैं क्या करता, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता और मेरे स्ट्रॉन्ग होने के कारण मैं जिंक को इसके जो सोल्यूशन जो है जिंक का, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, उसमें से इसको डिस्प्लेस कर देता और खुद आ जाता उसकी जगह और मैं बना लेता क्या, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर बेचारा जिंक को जो है जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, इसका उल्टा पॉसिबल है। उल्टा पॉसिबल क्या है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है और उसके सामने आपके पास जिंक मेटल आ जाए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बेसिकली ब्लू कलर का होता है ना। अब कॉपर सल्फेट के इस ब्लू सोल्यूशन में अगर आप क्या डाल दो, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दो या जिंक की एक स्ट्रिप डाल दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है और अल्टीमेटली वो जो है ना कलरलेस हो जाएगा या थोड़ा सा सिल्वर कलर का सोल्यूशन जो है बन जाएगा।
क्यों बन जाएगा? क्योंकि अब वो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का नहीं है, अब वो बन गया है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। क्यों बन गया है? क्योंकि भाई कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, या ये बोलो कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को ही धक्का मार देगा और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा और बना लेगा क्या? जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और जो कॉपर जो घर से बेघर हुआ है वो उस स्ट्रिप जो कि डाली थी हमने जिंक की स्ट्रिप, उसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिवर्स पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर लास्ट क्या है? कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या कोल को हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं? यानी कि कोयले के क्या हम वायर्स बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोयला क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा होगा? फॉल्स। कि कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, बिल्कुल नहीं। थर्ड वाला तो है ही गलत, सेकेंड वाला सही है। अच्छा हाँ, फर्स्ट में तो हमने मार्क ही नहीं किया। फर्स्ट क्या है? जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे नहीं लग रहा। क्यों? अगर ये स्टेटमेंट मेटल्स के लिए होता कि मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए हमने देखा है कि जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, और अगर उनको रिएक्शन करना भी होता है तो उसके लिए हमको हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड लेकर के आना पड़ता है। इतने आसानी से नॉन मेटल्स हमारे एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आप नॉन मेटल्स का ये नहीं दे सकते हो कि नॉन मेटल्स जो है ना एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, नहीं करते हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो ट्रू फॉल्स मार्क करने थे, हमने कर दिया। चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर कि सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, यहाँ पे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है ना 2 कॉलम दिए गए हैं और आपको जो है बताना है बेसिकली उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस है। तो हम सबको पता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अपीयरेंस में बहुत बढ़िया होते हैं। कैसे बढ़िया होते हैं? काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी लश्रस होते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारे नॉन मेटल्स की तो ये अपीयरेंस में बहुत बुरे होते हैं, यानी कि ये बहुत ही डल होते हैं, इनके पास कोई शाइन नहीं होती, कोई लश्चर नहीं होता। तो अपीयरेंस वाइज मेटल्स के पास मेटेलिक लश्चर होता है और नॉन मेटल्स के पास हम बोलते हैं कि काफ़ी डल होते हैं ना। फिर जैसे कि अगर आप बात करो कोयले की, है ना, कोल की या कोयले की बात करो तो वो कितना डल होता है, उसके पास कोई शाइन नहीं होती है। वहीं अगर आप बात करो किसकी, सपोज गोल्ड की, सिल्वर की, है ना, तो ये कितने शाइनी होते हैं। इसी के कारण तो जो गोल्ड और सिल्वर को जो है ना हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी शाइनी होते हैं। तो उनकी बनी हुई जो ज्वेलरी है वो भी काफ़ी शाइनी होती है, काफ़ी लश्रस होती है। फिर अगर हम बात करेंगे हार्डनेस की तो हमारे मेटल्स आर हार्ड, है ना, और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर सॉफ्ट, ब्रिटल होते हैं ना। सॉफ्ट के साथ में आप जो है यहाँ पे ब्रिटल भी लिख सकते हो। चलो फिर इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी की, यानी कि हैमर से स्ट्राइक कर करके थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी, है ना, मेलेबिलिटी। तो यस, हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलेबल, है ना, उनके पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स को आप हैमर से स्ट्राइक करके उनकी पतली पतली जो शीट्स हैं या जो फॉइल हैं वो आप बनवा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की तो क्योंकि ये क्या होते हैं, काफ़ी ब्रिटल होते हैं, तो कभी कभी तो बिना हैमर से स्ट्राइक करे भी हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो वैसे के वैसे टूट जाते हैं। मतलब कि स्ट्राइक तो आपने किया है लेकिन हैमर से नहीं मारा है, किसी और हल्की चीज़ से मारा है। तो हल्की चीज़ से मारने पर भी हमारे कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि टूट जाते हैं, जैसे कि सल्फ़र हो गया, कोयला वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इनफैक्ट आपके पास जो आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है ना। मतलब ग्रेफाइट किससे बनता है, किसका फॉर्म है? कार्बन का ही फॉर्म है। तो आपने देखा होगा कि पेंसिल की लेड कितने आसानी से टूट जाती है। कि कभी आपने गड़ा करके या जोर से जो है पेंसिल से आपने अपनी नोटबुक पे लिखा है तो पेंसिल की नोक वहीं के वहीं टूट जाती है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, काफ़ी ब्रिटल होते हैं। और अगर इतने कमज़ोर है, इतने ब्रिटल है, तो फिर हम उनको मार के उनकी शीट्स कैसे बना सकते हैं? तो हमारे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेलेबल होते हैं ये। डक्टिलिटी मतलब क्या, कि वायर्स बनवाना स्ट्रेच करके। तो मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इन पे फोर्स लगा करके इनसे हम इनके वायर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की तो कमज़ोर इतने हैं, ये ब्रिटल इतने हैं कि फोर्स लगाओगे और ये वहीं टूट जाएंगे, तो इनसे आप इनके वायर्स नहीं बना सकते हो। तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट के कंडक्शन की अगर हम बात करेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ये कैसे होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक्सेप्शन है डायमंड।
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, है ना। लेकिन हम नॉन मेटल्स के लिए जनरलाइज स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देने वाले मटेरियल्स, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना है कि मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है, कैसी होती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन सभी स्टेटमेंट्स के आपको रीजंस देने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हमें स्कूल जाना है या कहीं और जाना है, मम्मा हमारे लिए क्या करती है, लंच बॉक्स हमारा प्रिपेयर करती हैं, है ना, खाना वगैरह बना के रखती हैं। तो उस खाने को पैक करने के लिए मम्मा किसका यूज़ करती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स का। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम क्यों फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पहली बात तो देखो, हमारे पास जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो बेसिकली एक मेटल है, ठीक है। तो उसको आप जो है ना वो मेलेबल हो सकता है, तो आप एल्यूमिनियम की फॉइल्स जो है ना आप बनवा सकते हो। इसके बाद में हमारा जो एल्यूमिनियम मेटल है वो काफ़ी सॉफ्ट भी होता है ना। आपने उसकी फॉइल देखी होगी, एल्यूमिनियम की फॉइल वो कितनी पतली, कितनी फाइन होती है कि ज़रा आप उसमें उंगली से ज़ोर से जो है ना प्रेशर लगा दो तो वो वहीं के वहीं फट जाती है, एकदम पेपर की तरह। कभी कभी तो पेपर से भी सॉफ्ट जो होती है एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हम बोलते हैं कि एक तो मेलेबल है, आसानी से जो है ना उसकी थिन शीट्स फॉइल्स आप बना सकते हो, ये सॉफ्ट भी होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे फूड आइटम्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा जो खाना है वो सेफ रहेगा और गर्म रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंसेस। तो बेसिकली ये हमने जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस को डिस्कस करे थे, वहाँ भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, है ना। फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में वाटर बॉयलर्स जो होते हैं वहाँ पे मेटल्स को यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में भी जो इमर्शन रॉड्स होती हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उस इमर्शन रॉड्स में हम बोला जा रहा है कि यहाँ पे मेटेलिक सब्सटेंस का यूज़ होता है। तो क्यों होता है वो हमको बताना है, रीज़न हमको बताना है। तो रीज़न यही है कि हमारी जो इमर्शन रॉड्स में यूज़ होने वाले जो भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड यूजुअली हम बोलते हैं कि ऐसी थोड़ी सी ना स्पाइरल शेप की होती है ना। तो इस रॉड को हम क्या करते हैं, सपोज आपको एक बकेट पानी को गर्म करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस एक बकेट पानी में आपने अपनी जो रॉड है वो डाल दी, और इस रॉड को जो है आप यहाँ से कनेक्ट कर देते हो किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस इमर्शन रॉड के अंदर जाएगा, इस हीट के बेसिकली इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हमारी इमर्शन रॉड होगी वो गर्म हो जाएगी, है ना। और ये जो हीट निकली है, बेसिकली ये जो हीट है इमर्शन रॉड के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, ये हीट जो है अब कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। मैंने आपको क्या समझाया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप किसी मेटल से हीट को कंडक्ट करवाना चाहोगे, हीट को ट्रांसफर कराना चाहोगे, तो मेटल जो है हीट को जाने देगा अपने आप में से, उसको रोक के नहीं रखेगा। तो क्योंकि आपने अपनी इमर्शन रॉड को जो है इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई प्रोवाइड कराई थी, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो आपकी ये जो इमर्शन रॉड है ये गर्म हो गई है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हीट आ गई है। अब ये हीट जो इमर्शन रॉड है, क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है, तो ये हीट इस मेटल इमर्शन रॉड के अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर निकलेगी। बाहर कहाँ निकलेगी भाई, पानी में, है ना। तो इसी हीट के कारण जो पानी पड़ा हुआ है रॉड के आसपास वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इमर्शन रॉड्स are made up of metallic substances because metals are good conductors of heat and electricity. They get hot very soon on the passage of electric current and warm the water. जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा रॉड के अंदर वो हो जाएगी गर्म, और जो हीट है फिर वो बाहर निकलेगी, है ना। बाहर कहाँ, तो पानी में, तो इस हीट के कारण पानी भी गर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता,
क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर कमज़ोर है तो वो जिंक को कैसे रिप्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। क्लियर हुआ आप सभी को? चलो, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया। लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो क्यों करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आता है पोटेशियम और उसके नीचे आता है सोडियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम के लिए मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ बताई है कि इनको आप जहाँ रखोगे ये वहाँ आग पकड़ लेंगे। एयर में एक्सपोज करोगे तो एयर में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ में रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। पानी में रखोगे तो पानी में भी आग पकड़ लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था पानी तो इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आग को बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी में रहते हुए भी सोडियम एंड पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स पानी में कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है ना। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है ना रिलीज होती है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, अपने सोडियम एंड पोटेशियम की, तो हमारे जो सोडियम एंड पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। एट द सेम टाइम इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज होती है ना। जिस भी कंटेनर में आपने क्या किया है, पानी के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम डाला है, उसमें सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। अब जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, ये हाइड्रोजन गैस वाटर बबल्स के फॉर्म में बेसिकली वाटर बबल्स के फॉर्म में जो है ना ऊपर उठेगी और कंटेनर का जो पानी है उसके सरफेस पे आ जाएगी। सरफेस पे आने पे क्या होगा, उसको मिलेगी एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस सोचेगी कि क्यों ना जो है ना हम अपना कंबशन शुरू कर दें। कैसे कंबशन शुरू कर दें भाई? कंबशन के लिए एनर्जी चाहिए है और ऑक्सीजन चाहिए है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई हाइड्रोजन को? एटमॉस्फेरिक एयर से। अब रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो मैंने आपको बताया ना, जिस भी कंटेनर के अंदर आपने सोडियम एंड पोटेशियम को पानी के अंदर ट्रीट कराया है, रिएक्ट करवाया है, उस कंटेनर में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी भी इवॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में ऊपर उठी, ऊपर गई, तो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन मिल गई और नीचे से कंटेनर से उसने हीट एनर्जी जो है ना अब्जॉर्ब कर ली और वो जलने लगी। खुद तो जली की जली, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जो प्रेजेंट थे कंटेनर के अंदर वो भी जलने लगे। तो इसीलिए भैया केरोसिन ऑयल के अंदर इनको रखा जाता है, क्योंकि पानी में रखोगे तो वहाँ आग और एयर में एक्सपोज करोगे तो वहाँ भी आग। तो इसलिए केरोसिन में डुबो करके रखते हैं ताकि सोडियम एंड पोटेशियम का जो कॉन्टैक्ट है ऑक्सीजन और पानी के साथ वो टूट जाए। क्लियर हो गया? तो सभी के सभी स्टेटमेंट्स के हमने जो है ना रीजंस बता दिए हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या है कि कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। रख सकते हो क्या नींबू का अचार एल्यूमिनियम के बर्तन में? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम सभी को पता है कि लेमन पिकल है ना, लेमन में खुद ही आप बोल सकते हो कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्लस नींबू का अचार है, तो अचार में हम बोलते हैं कि और जो है ना एसिड वगैरह जो है डेवलप हो जाता है। तो ऐसे एसिडिक फूड आइटम को अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, और जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। तो नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स readily react with acids to produce hydrogen gas. When aluminum comes in contact with lemon, which is acidic, would react to give hydrogen and the pickles will be spoiled, है ना। हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही, साथ ही साथ जो सॉल्ट वगैरह बनेगा वो क्या करेगा, हमारे लेमन पिकल को ख़राब कर देगा। और ऐसे अब बेसिकली अगर आपका अचार ही ख़राब हो गया है तो फिर कैसे काम चलेगा। आपने अचार को स्टोर किया था ताकि आप उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाओ, उसको कंज्यूम कर पाओ, लेकिन हुआ क्या, स्टोरेज के टाइम पे आपका अचार हो गया ख़राब, और अगर आपने इस स्पॉइल्ड अचार को खा लिया तो आपका पेट भी हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए बोला जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में सिर्फ नींबू का अचार, क्या कोई भी अचार नहीं स्टोर करना चाहिए। और सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं, कोई भी जो मेटल यूटेंसिल होता है उसमें खट्टी चीज़ें या जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो स्टोर नहीं करनी चाहिए, वरना रिएक्शन हो जाएगी मेटल और एसिड के बीच में, जो कि फूड आइटम में होगा, और सॉल्ट बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो फूड आइटम है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। सब्सटेंसेस दिए गए हैं कॉलम ए में और उनके रिस्पेक्टिव यूजेस दिए गए हैं कॉलम बी में। आपको बस कौन सी सब्सटेंस का कौन सा यूज़ है उसको मैच करना है। गोल्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मामीटर्स बनाने में लगता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर्स हम बनाते हैं गोल्ड के? नहीं। फूड को रैप करने के लिए हम गोल्ड यूज़ करते हैं क्या? भाई हम अंबानी थोड़ी हैं जो थर्मामीटर भी हमारा गोल्ड का होगा, इलेक्ट्रिक वायर भी जो है ना गोल्ड का होगा, ये सब कुछ नहीं। हाँ, ज्वेलरी के लिए जो है हम गोल्ड को यूज़ करते हैं, तो आप क्या करोगे? इसको मैच करा दोगे। फिर इसके बाद में आयरन को आप कहाँ यूज़ करते हो? थर्मामीटर बनाने में? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में? नहीं। फूड को रैप करने के लिए? नहीं। मशीनरी में? हाँ, हम आयरन को यूज़ करते हैं कहाँ? मशीनरी में। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम को आप कहाँ यूज़ करते हो? थर्मामीटर को बनाने में? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में? हाँ करते हैं। वो जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना मोटी मोटी, जिसमें तार डले रहते हैं, कॉर्ड डले रहते हैं, वहाँ पे एल्यूमिनियम को थोड़ा बहुत यूज़ होता भी है। लेकिन इसके अलावा आप कहाँ यूज़ कर सकते हो उसको? ज्वेलरी में कर सकते हो क्या? ज्वेलरी और मशीनरी तो हो गया है, और बचा क्या? फ्यूल। हाँ, तो हाँ एक और चीज़ रह गया है अपना ये रैपिंग फूड। तो हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम की हम क्या करते हैं? मोस्टली एल्यूमिनियम फॉइल बना करके फूड को रैप करने में यूज़ करते हैं। फिर बचा क्या? कार्बन को हम कैसे यूज़ करेंगे? थर्मामीटर बनाने में, या इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, या फ्यूल के तौर पे? तो कार्बन को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, है ना। जो हमारा कोल होता है, जो हमारा कोक वगैरह होता है, चारकोल वगैरह होता है, जो लकड़ी होती है उसमें भी कार्बन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? फ्यूल होती हैं, और फ्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। फिर इसके बाद में कॉपर को आप किस चीज़ में यूज़ करोगे? थर्मामीटर को बनाने में या इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए? तो हमको पता है कॉपर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। लास्ट क्या बचा? मरकरी। तो मरकरी को हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर बनाने में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऑप्शन ए में आपके पास सब्सटेंसेस दिए गए थे, ऑप्शन बी में आपके पास उनके रिस्पेक्टिव यूजेस दिए गए थे, आपको बस उनको मैच करना है आपस में। हो गया? चलो अब इसका अच्छा ये आंसर की है, ये जो अपना ये वाला जो क्वेश्चन था ना मैच द फॉलोइंग, उसी की आंसर की है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो फिर इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर की प्लेट पे डालेंगे तो क्या होगा? अगर आपको याद हो तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अपने DPQ सेशन में भी सॉल्व किया था। हमारे पास सवाल ये था कि क्या कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक कॉपर की प्लेट है और अगर उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर क्या है? एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना। कॉपर के सामने अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालोगे तो बेचारा कॉपर क्या होगा? एक लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर तो इतना कम रिएक्टिव है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के भी नीचे आता है। तो बेचारा कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो और हम बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, है ना। तो ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप कॉपर को रिएक्ट करवाना ही चाहते हो एसिड के साथ तो इसके लिए आपको हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, तभी हमारा जो कॉपर है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, इसकी वजह से। ठीक है, तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, क्योंकि कॉपर क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। आई आपको बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में सेकंड क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या कलर होता है कॉपर सल्फेट का? कई पढ़ चुके हैं ना हम, होता है ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। अब आपने इसमें क्या करा है? लोहे की कीलें डाल दी हैं। और ये वाला स्टेटमेंट तो कहीं सुना सुना सा या शायद कहीं देखा देखा सा भी लग रहा है। कहाँ देखा था? सिमुलेशन पढ़ा था ना हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे। तो सिमुलेशन इसी का था कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था और हमने उसमें लोहे की कुछ कीलें जो है ना डाल दी थी। क्या होगा भाई? जो आयरन है, जो लोहा है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लोहा क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देगा, मुक्का मार के भगा देगा, और खुद जो है आयरन सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा, और बेचारा हो जाएगा क्या? कॉपर घर से बेघर। तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है था, मतलब जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, लोहे की किलो को डालने के बाद में क्या होगा? उसका जो ब्लू कलर है वो
कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का नहीं है, वो है आयरन सल्फेट का, ठीक है। और लोहे की कीलों के ऊपर कॉपर जो है जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो लोहे की कीलें वैसे ग्रे कलर की थी, है ना, और कॉपर की डिपॉजिट होने के कारण वो ब्राउन कलर की दिखने लगती हैं। तो याद रखना, कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ में रिएक्ट करेगा तो आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और कॉपर हम बोलते हैं कि आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर के सोल्यूशन में। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल रिप्लेस या डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पे डिस्प्लेस copper from its solution and brown coating of copper is deposited on the iron nails also the blue color turns into green। तो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और बाहर निकल के आ गया कॉपर, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। ये वाला क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस सेशन में कहीं तो भी सॉल्व किया है ना। सलोनी ने क्या किया, एक चारकोल का पीस लिया और उसको बर्न किया। अब बर्निंग करा है बेसिकली, और चारकोल किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है ना। तो चारकोल को जब उसने बेसिकली कार्बन को जब उसने बर्न किया तो कुछ गैस निकली। अब उस गैस को उसने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है। अब क्या हुआ, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर वो कैसे पता करेगी, एंड राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब इस सवाल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा सिमुलेशन है मेरे पास, वो आप देख सकते हो, तो आपको जो है ना और अच्छी तरीके से ये जो पूरी कहानी है ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक अपैरेटस है जिसमें है क्या, यहाँ पे विनेगर रखा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको बेकिंग पाउडर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है पीछे, ठीक है, इसमें क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट हो जाने दो ताकि आपको और क्लियरली देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो विनेगर है ना, इस विनेगर को हम डालेंगे कहाँ, इस बेकिंग सोडा की टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया है क्या, अब विनेगर। तो देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो विनेगर है वो कहाँ जा रहा है, बेकिंग सोडा के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन के कारण हम बोलते हैं कि एक गैस जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये जो गैस आपको दिख रही होगी, ये हमें टेस्ट करना है कि ये गैस कौन सी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गैस निकली है ना, इसको वो वाली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि क्या था, लाइम वाटर था। तो लाइम वाटर का कलर आपने अभी देखा था कि ट्रांसपेरेंट टाइप का था, और इसी लाइम वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है, लाइम वाटर का कलर आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, और वो कैसा हो गया है, दूध जैसा सफ़ेद हो गया है। यानी कि हमारा जो लाइम वाटर हो गया है, इट हैज़ टर्न्ड मिल्की, है ना, मिल्की वाइट, यानी कि दूध जैसा कलर इसका हो गया है। तो बेसिकली जैसे कि हम हाइड्रोजन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, कि कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो हम बोलते हैं कि कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, ना उसका कोई कलर होता है ना उसका कोई ओडर होता है। तो हम हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट कैसे लगाते हैं कि जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, उसी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आप एक जलती हुई कैंडल या मैचस्टिक लेकर के आ जाओ। तो जैसे ही जलती हुई कैंडल या मैचस्टिक आएगी तो जो हाइड्रोजन आपको एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ये टेंडेंसी होती है कि वो पॉपिंग साउंड के साथ जो है बर्न करती है, जलती है, ठीक है। तो पट्टे की आवाज़ आपको सुनाई देती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, यानी कि उसको दूध जैसा सफ़ेद बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट किया था हमने कि विनेगर की 2-3 ड्रॉप्स हमने डाल दी थी बेकिंग सोडा में, कुछ गैस निकली, एफिरवेसेंस निकली, उस गैस को कलेक्ट किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाला गया, और जो लाइम वाटर की जो टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में उसको पास करवाया गया। तो लाइम वाटर हम बोलते हैं कि मिल्की हो गया। तो हमें समझ में आया कि अच्छा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा और विनेगर के रिएक्शन से जो गैस निकली थी वो किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, छोटा सा सिमुलेशन था, तो जो कि आप बोल सकते हो कि सलोनी ने जो टेस्ट परफॉर्म किया था, है ना, जिसमें उसने क्या किया था, चारकोल को बर्न किया था। चारकोल मतलब क्या कि वो किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बन को या चारकोल को बर्न करके जो गैस इवॉल्व हुई है, तो सलोनी को पता करना था कि उस गैस का नेचर क्या है। बेसिकली वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्यों? क्योंकि
चारकोल किसका बना है, कार्बन का, तो कार्बन को जब आप बर्न करोगे यानी कि जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए या तो आप वो लाइम वाटर टेस्ट लगा सकते हो या फिर बेस्ट है क्या, लिटमस वाला, है ना। लिटमस टेस्ट हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का लिटमस लेकर के आते हैं। ब्लू लिटमस रेड में कब चेंज होता है, जब सिचुएशन कैसी हो, एसिडिक हो, है ना। ब्लू लिटमस रेड में कब जाएगा, जब सिचुएशन हो एसिडिक। तो हम करेंगे क्या कि सलोनी ने जो गैस को कलेक्ट किया है टेस्ट ट्यूब में, उसका हम बनाएंगे एक एक्वस सोल्यूशन और इस एक्वस सोल्यूशन को हम डालेंगे कहाँ, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जैसे ही वो डाला तो वो चेंज हो गया रेड में। ब्लू लिटमस रेड में कब जाएगा, जब कंडीशन होती है एसिडिक। तो जैसे ही हमने इस ऑक्साइड, बेसिकली ये कार्बन ऑक्साइड ही तो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं कि ब्लू लिटमस के ऊपर पड़ा, वो रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता था कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, she can find the nature of the gas by using a wet litmus paper. After bringing the litmus paper in contact with the gas, if it turns blue litmus paper into red, it is acidic. Similarly, if it turn the red litmus into blue, it is basic. अगर वो red litmus को blue में change करती है तो वो होगा basic, अगर वो blue litmus को red में change करती है तो वो होगा क्या, acidic. तो basically हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, क्योंकि वो क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो वो क्या हुआ, बेसिकली एसिडिक हुआ नेचर में, ठीक है। और उसने क्या किया, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप रिएक्शन कैसे लिख सकते हो प्रोसेस की, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन जो इन्वॉल्व है वो भी हमने लिख दी और टेस्ट कैसे करना है वो भी हमने लिख दिया। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला कि वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in the weight? Basically हुआ क्या कि रीता अपनी मम्मा के साथ गई एक सुनार क्या, ठीक है। और सुनार क्या हुआ कि रीता की मम्मी ने अपना कोई गोल्ड ज्वेलरी होगी पुरानी वाली, तो उसको पॉलिश करने के लिए गोल्डस्मिथ को दिया। अब नेक्स्ट डे जब वो उस ज्वेलरी को वापस लेकर के आए जिसकी पॉलिश उन्होंने कराई थी, तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि यार थोड़ा सा इसका वजन जो है ना कम लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा इसका जो वेट है वो लॉस हुआ है। क्यों लॉस हो गया वेट, क्योंकि बेसिकली जब भी किसी सोने की चीज़ों के ऊपर उसको साफ़ करवाने के लिए देते हैं, जब भी जैसे कि आपके पास कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है ना, आपकी मम्मा या आप उसको डेली बेसिस पे जो है ना पहनते हो, तो थोड़ी बहुत तो वो गंदी हो ही जाती है। तो अब आपने सोचा कि क्यों ना हम इसको साफ़ करवा लें, साफ़ करवा के इस पर हम पॉलिश भी करवा लें, है ना। तो जब आप उसको साफ़ करने के लिए देते हो ना, तो गोल्डस्मिथ क्या करता है कि उसको एसिडिक वाटर से धो देता है, जिसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया। डिटेल में पढ़ोगे आप क्लास 10th में, लेकिन हाँ अभी के लिए समझ लो कि जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी को वॉश करवाने के लिए देते हो गोल्डस्मिथ को, तो वो एसिड के पानी में धो देता है, ठीक है। एसिड मतलब कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, रेशियो होता है इनका, और उसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया। तो क्योंकि एसिड से वॉश हुआ है गोल्ड, और गोल्ड क्या है, एक मेटल है, मेटल हम बोलते हैं कि उस एसिडिक वाटर में जो है एसिडिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है, और इसीलिए जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, बेसिकली आपके पास सपोज ये कंटेनर है गोल्डस्मिथ के पास, इसमें जो है ना एसिडिक सोल्यूशन है, और उसमें क्या हुआ, गोल्ड ज्वेलरी उसने डाल दी, तो गोल्ड ज्वेलरी को जब वो वॉश करेगा ना, तो डर्ट वगैरह तो निकलेगा ही गोल्ड ज्वेलरी से, साथ ही साथ थोड़ा सा जो गोल्ड है वो भी बाहर निकल आएगा और एसिडिक सोल्यूशन में जाकर के मिक्स हो जाएगा। तो हुआ क्या कि गोल्ड ज्वेलरी आपकी धुल तो गई है ना, जो भी उसमें गंदगी लगी थी वो साफ़ तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा सोना भी साफ़ हो गया। तो द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वा रीजिया, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। HCl और नाइट्रिक एसिड, कभी कभी थोड़ा बहुत जो है ना H2SO4 भी वो लोग डाल देते हैं, लेकिन मेनली हम बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही वो क्या होता है, मिक्सचर होता है फॉर पॉलिशिंग। ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिडिक सोल्यूशन, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिसॉल्व्स एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। दिस कॉजेज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। होता क्या है कि जैसे ही आप उसको गोल्डस्मिथ जो है वो एक्वा रीजिया में डालेगा, तो ऊपर की जो लेयर होगी, एक तो जो गंदगी लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी, फिर ऊपर की जो गोल्ड की लेयर होगी जिसकी पॉलिश थोड़ी सी कम हो गई है,
वो लेयर जो है बाहर निकल के आ जाएगी और अंदर की जो चमकती हुई लेयर है वो ऊपर आ जाएगी। तो हमको लगेगा कि वाह क्या पॉलिश हुई है। पॉलिश नहीं हुई है, उसको धोया गया है एसिड में, जो गोल्ड है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ऊपर वाली लेयर हटा दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर सोने की ज्वेलरी को धुलाना है तो घर पे करना चाहिए। सोनार तो जा करके क्या करेगा, उसको एसिड वाटर में धो देगा, एक्वा रीजा में धो देगा और उसका जो वज़न है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स से वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।